तो कल किसी ने आरक्षण लेने वालों को गाली दी। उसके बाद मुझे लगा कि आरक्षण पे कोई वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण के ऊपर। आरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों सही है, और जो भी तर्क आते हैं आरक्षण के खिलाफ वो क्यों गलत हैं, वो क्यों संवैधानिक नहीं है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भी हम आरक्षण की व्यवस्था की बात करते हैं, क्या मतलब होता है उसका, क्यों आया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे, वो एक बड़ा सवाल है। और अगर आप ये जान जाएंगे कि आरक्षण आया क्यों है, तब कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है। ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण क्यों आया है उसका सही जवाब है क्योंकि हजारों साल से भारत में एक व्यवस्था चल रही थी जिसे हम जाति प्रथा या जाति व्यवस्था कहते हैं। और उस व्यवस्था में एक बड़े तबके को एजुकेशन से और बाकी जो प्रिविलेजेस हैं उससे दूर रखा गया था। और ये बात सब स्वीकार करते हैं, लेकिन जब भी हम आरक्षण पे डिबेट करते हैं, ज्यादा तो लोग केवल आरक्षण पे बात करते हैं, क्यों आया है उस पे बातें नहीं करते। और बहुत बार नकारते भी हैं कि नहीं, कास्ट तो एग्जिस्ट नहीं करती, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज नहीं होती। लेकिन रियलिटी देखने की कोशिश करो। एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो और जाके देखो कि किस स्टेट में कितनी ज्यादा एट्रोसिटीज और गलत काम होते हैं जाति के आधार पे। तो पहली बात है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था या रिजर्वेशन की व्यवस्था इसलिए आई है क्योंकि एक व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी कास्ट सिस्टम की, जिसने बहुत लंबे समय तक लोगों को एजुकेशन और इस तरह के बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा था। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें महात्मा फूले, उस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऐसे लोगों ने लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। नेशनल मूवमेंट में जो चीज़ें चल रही थी उनके खिलाफ भी लड़ी, और बाद में जब संविधान बना तब भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। पेरियार का नाम आता है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। और उनकी लड़ाई के बाद भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है। भारत के संविधान में भी अगर आप आर्टिकल्स देखने की कोशिश करेंगे, 15 और 16 खासतौर पर देखेंगे, वहां इस तरह की व्यवस्था होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण आने का रियल रीजन क्या था। अब देखने की कोशिश करो कि इंडिया एज ए नेशन कब बना। कोई भी देश का जो आधार होता है, किसी भी देश का या घर का आधार होता है, वो बराबरी और सम्मान होता है। क्या लोगों के पास बराबरी थी, सम्मान था संविधान ना होने के पहले? तो जब भी हम इंडिया एज ए नेशन के फॉर्मेशन की बात करते हैं, उसमें जो की पॉइंट है वो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, इक्वलिटी है और फ्रीडम है। जब भी आप इंडियन प्रीएम्बल पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रस्तावना को ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनसे डिबेट करने जाओ आरक्षण पे तो तुरंत वो गाली गलौज और इस तरह की चीजों पे उतर आते हैं। आप तर्क के साथ आइए, जो भी बातें हैं। तो भारत की प्रस्तावना को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहला वर्ड होता है वी द पीपल, कि हम भारत के लोग। अब ये हम भारत के लोग कौन है? क्या वास्तव में हम बन पाएंगे? अगर मैं बोलूं कि मैं अपना परिवार मानता हूं किसी को, और उसके साथ मैं खाना पसंद नहीं करता, उसके घर में मैं शादी करना पसंद नहीं करता, उसके निमंत्रण में बुलाने पे मैं जाना पसंद नहीं करता, और उसको मैं इंसान की तरह देखता भी नहीं हूं, तो क्या हम परिवार हैं? क्या हम बन गए हैं? और इसी हमको बनाने के लिए कि जब हम बोलें तो उसमें कास्ट बीच में ना आए, जेंडर बीच में ना आए, धर्म बीच में ना आए, जब हम बोले तो हम हिंदुस्तानी नजर आए, हम भारतीय नजर आए, भारत के संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई। अब बातें करते हैं बंधुत्व के बारे में। देश क्या होता है? देश एक अवधारणा है जहां पे इंसान मानता है कि जो दूसरा इंसान है उस टेरिटरी का या टेरिटरी के बाहर रहने वाला भी एक ही आइडिया पे यकीन करते हैं कि हम सब भारतीय हैं और हम सब बराबर हैं, हम सब का अपना एक आत्मसम्मान है। और इस वजह से आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी, ताकि सबका आत्मसम्मान आ पाए, सबको बराबरी ला पाए, और सब भाई की तरह रह पाए, एक भाईचारा आ पाए। आप एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करो कि आप किसी ट्रैक पे जाते हो। अगर आपने ट्रेक करा होगा या कोई भी काम करने की कोशिश करो जहां पे ग्रुप में कोई काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ग्रुप का काम है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस ग्रुप के काम में आप ट्रेक कर रहे हैं, और एक इंसान है जो कहता है कि यार मैं थोड़ा तेजी से चल सकता हूँ। तो क्या वो इंसान ग्रुप के साथ चलना चाहिए या तेजी से आगे निकल जाना चाहिए? या आपके ग्रुप में आपका कोई दोस्त है जो किसी वजह से पहले पीछे रह गया है, क्या आप उसका वेट नहीं करेंगे? क्या आप उसको एक मौका नहीं देंगे कि वो आपके साथ आ जाए, बराबरी में चल पाए? ज्यादा आनंद कहाँ है? ज्यादा आनंद है बंधुत्व में, ज्यादा आनंद है बराबरी में, और वो संवैधानिक भी है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसका ओरिजिन जो है वो है कास्ट सिस्टम को लेके। तो कोई भी इंसान जो आरक्षण का विरोध करता है उसको पहले कास्ट सिस्टम का विरोध करना चाहिए। मान लीजिए कि मैं कैंसर की बातें करता हूं कि ठीक है, मुझे कैंसर को जमीन से हटाना है, कैंसर के लिए दवाइयां बनेंगी, बहुत सारी दवाइयां बनेंगी, लेकिन किसी इंसान को देखा है जो आके बोले कि नहीं यार, ये कैंसर की दवा जो है ये बहुत खतरनाक है, इसको बंद करो, इसको बंद कर दोगे तो कैंसर खत्म हो जाएगा? ऐसे कभी हुआ है? अगर आपको कैंसर खत्म करना है तो कैंसर की दवाओं के अलावा और भी इलाज की जरूरत है, जिसमें इंटर डाइनिंग के बारे में है कि साथ में खाना खाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे आज गांव में देखो और बहुत जगह देखने की कोशिश करो, कास्ट के आधार पर शादियां होती हैं, वो बहुत कॉमन है। लोग एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कास्ट के आधार पर।
जब आप कास्ट के आधार पे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ कास्ट जो हैं वो सुपीरियर हैं बाकी कास्ट से, तो आप कैसे क्लेम करेंगे कि आरक्षण की जरूरत नहीं है? एक साइड तो आप ये भी क्लेम करेंगे कि नहीं, मैं ये जात का हूं इसलिए मैं इस चीज पे गर्व महसूस करता हूं, मैं इस जाति का हूं इसलिए मैं इस चीज पे गर्व महसूस करता हूं। तो गर्व भी महसूस करना है, फिर बराबरी भी दिखानी है और फिर आरक्षण का विरोध करना है, ये सब नहीं चलेगा। पहली कंडीशन है कि आप स्वीकार करो कि सब बराबर हैं। इस देश में अभी भी एक बड़ा तबका है जो ये मानता ही नहीं कि हर इंसान बराबर है। बायोलॉजी ने प्रूव कर दिया है, जेनेटिक्स ने प्रूव कर दिया है कि सब बराबर हैं। कभी ब्लड सैंपल जाके देखना, हॉस्पिटल जाते हो तो क्या होता है कि इस कास्ट वाले का इलाज अलग तरीके से होगा। कभी देखा है कि इस हॉस्पिटल में जब जाते हो तो वहां पे वो एडमिट करते समय बोले कि अच्छा तुम्हारी कास्ट क्या है, अच्छा तुम ये हो तो चलो ठीक है, तुम्हारा ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा है, चलो इसको अलग तरीके से बनाते हैं, इसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं। ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। साइंस कहती है कि हम सब एक हैं, सिमिलर हैं भाई, होमोसेपियंस हैं। लेकिन पढ़ना तो है नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं है, केवल अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपनी जाति के नाम पे दम्भ भरना है कि यार मैं इस जाति का हूं और हमारे पूर्वजों ने, हम सब के पूर्वजों ने अंग्रेजों की 300 साल गुलामी करी है। तो बहुत ये गर्व वाली बातें और ये तूफानी बातें करने की जरूरत नहीं है कि तूफान थे और वो जब निकलते थे तो एकदम जमीन हिल जाती थी। कुछ नहीं हिलता था। जो विज्ञान में आगे था, जिसके पास ज्यादा बेहतर समुद्री बेड़े थे, उन लोगों ने युद्ध जीते हैं। आज भारत का दौर है, उस दौर में हम लोग इसलिए प्रोग्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमने विज्ञान पे यकीन करा है, क्योंकि हमारे पास इसरो है, हमारे पास डीआरडीओ है, हमारे पास आईआईटी है। और वहां पे ये पता चलता है कि होमोसेपियंस एक है। तो जब भी आप रिजर्वेशन का विरोध करने चले आ रहे हैं, वो करने चले आ रहे हैं, अपने दिमाग से प्रिविलेजेस हटाओ, अपने दिमाग से ये गर्व वाली बात हटाओ कि अपनी जाति में पैदा होने में कौन सा गर्व है। आप में से कितनों ने ये चुना है कि आप किस जाति में पैदा होने वाले हैं? या मैंने कहाँ चुना है कि मैं कहाँ पैदा होने वाला हूँ? अगर ये कला किसी में आती है तो वो तो भगवान की श्रेणी में आता है। आपने तो भगवान वाला काम करना शुरू कर दिया। तो हम बातें कर रहे थे कि आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई है। आरक्षण की शुरुआत हुई है बंधुत्व के लिए, कि भाई हम लोग सब लोग मिल के रह पाएं, क्योंकि हम फील कर पाएं। क्या कोई ऐसा इंसान ट्रस्ट करेगा उस इंसान पे जिसने उसको हजारों सालों तक दबाया है? आप बताओ कि आपके मोहल्ले में कोई इंसान है जिसने आपकी लड़ाई हो गई है, उसने आपका नुकसान पहुंचाया है, आप भरोसा कर लोगे? उस भरोसे के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है कि भाई अब देश पहले जैसा नहीं रहा। जो पहले अलग अलग चीजों से चलता था, अब देश संविधान से चलेगा और संविधान में सब बराबर है। भारत की प्रस्तावना देखो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देखो। अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो, अगर नहीं पढ़ाई लिखाई करते हो तो वीडियोस देख लिया करो, बस यहाँ आके बदतमीजी मत करना। तो ये तो बातें हो गई ओरिजिन के बारे में, जहाँ पे ओरिजिन ये है क्योंकि एक कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई कि लोगों को एक बराबर मौका मिल पाए। इसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं और ये कनेक्टेड है सामाजिक न्याय से। अब बातें करते हैं सामाजिक न्याय क्या होता है। अभी तो मैंने बताया कि इंडिया एज ए नेशन जब बन रहा था, भारत एज ए राष्ट्र बन रहा था, उसमें बराबरी की जरूरत थी। उसमें जरूरत थी कि हर इंसान एक दूसरे को भाई की तरह महसूस कर पाए, जो कि भारत में नहीं था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि इंडिया एज ए नेशन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद बहुत सेंटर पे है। और ये रियलिटी है, आप गांव में जाके देखो, पूरा गांव एक हो जाएगा लेकिन फिर जाति के आधार पर डिवाइड हो जाएगा। तो उस चीज को समझने की कोशिश करो कि इंडिया एज ए नेशन को बनाने में आरक्षण का बहुत योगदान है। जो देश आज हम देख रहे हैं, वो देश ऐसा नहीं होता अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। आप में से बहुत लोगों को पूना पैक्ट के बारे में पता नहीं होगा। 1932 गांधी जी ने अनशन करा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से एक जिद अपनी मनवा ली, और उस जिद को जानने की कोशिश करना। उसमें क्या बातें थी? सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बातें थी। टफ लग रहा है क्या? तो पढ़ा करो। ये देश बनाने वालों लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, सरदार पटेल, नेहरू जी, गांधी जी, इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस देश को बनाने के लिए, और आप 100 साल का इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हो। कैसे देशभक्त हो आप? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको पूना पैक्ट नहीं पता, आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं पता, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो मैं आपको एक बार माफ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और आपको ये नहीं पता और आप पूरे टाइम देशभक्त बने घूमते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो हम बातें कर रहे थे कि पूना पैक्ट अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बातें हैं। तो आरक्षण ने इस देश को बचाया है, इस देश को इकट्ठा किया है। सोचो एक देश कैसा लगेगा जहां पे प्रशासन पे और हर जगह केवल कुछ कास्ट के लोग हैं। वो देश तो दिखेगा ही नहीं। एक आम इंसान जो बहुत समय तक एजुकेशन से बाहर था, वो जब तक राष्ट्रपति नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसको कैसे लगेगा देश उसका है? और ये आरक्षण की वजह से पॉसिबल हुआ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे बने जो अलग अलग तबके से हैं, जिनको पहले साथ में लोग बैठाना पसंद नहीं करते थे। आज भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप देखेंगे जहां पे लोग बराबर में बैठ जाते हैं, लोग बुरा मान जाते हैं।
घोड़ी पे बैठ जाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। घोड़ी पे बैठने पे बुरा क्यों मानते हैं यार? मतलब घोड़ी से क्या रिश्ता है? आपको दूसरे इंसान से दिक्कत है, घोड़ी में बैठने पे बुरा मान जा रहे हैं। वो जो एक साफा होता है वो लगाने से बुरा मान जा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें बुरी लग जाती हैं तो बुरा लगना चाहिए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अब भी संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि उनको बराबरी से दिक्कत है। तो मैं बातें कर रहा था कि इंडिया एज ए नेशन के बनने में, जो बंधुत्व के बनने में, कहीं ना कहीं आरक्षण का बहुत योगदान है। ज्यादातर लोग ऐसे दिखाते हैं कि आरक्षण के आने से मेरिट खत्म हो गई। भाई आरक्षण ने इस देश को बनाया है। आरक्षण की वजह से बहुत सारे लोग प्रशासन में आ पाए हैं, वो देश को महसूस कर पाए हैं, उन्होंने लोगों को इकट्ठा करा है। तो ये भूल कर भी मत सोचना कि आरक्षण ने देश को डिवाइड करा है। आरक्षण ने देश को यूनाइट करा है, और उस यूनिटी का ही कारण है कि हम लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं, जबकि आसपास के ऐसे देश सरवाइव नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात थी, कास्ट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करो। अगर आप आरक्षण पे डिबेट करना चाहते हो, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि अच्छा कास्ट सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन आरक्षण एग्जिस्ट करता है। ऐसा कहीं होने वाला है, ऐसे लॉजिक चलेंगे भी नहीं। दूसरा है, ये मानो कि आरक्षण ने देश को यूनाइट किया है। नहीं पता है तो पूना पैक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट और आरक्षण और सोशल जस्टिस को पढ़ने की कोशिश करो। अब तीसरी बात पे आते हैं, सोशल जस्टिस के बारे में। न्याय क्या होता है, या न्याय इतना क्यों जरूरी है? एक थिंकर होते हैं जॉन रॉल्स, वो कहते हैं कि जैसे सच होता है ना, वो किसी भी समाज को बनाने का आधार होता है। बिना सच के समाज नहीं बन पाता। सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे बोला जाता है ना। अगर न्याय नहीं होगा तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। अगर जुडिशरी ना हो हमारे यहाँ तो क्या चल सकता है? सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो न्याय के लिए भी, और सामाजिक न्याय के लिए, कि समाज में जो संसाधन है, जो भी सम्मान है, वो सबके बीच में बंटवारा हो उसका, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आरक्षण बहुत जरूरी है। जमीन के बंटवारे को देखने की कोशिश करो, जिस भी गांव में आप हो, आप देखने की कोशिश करो कि किन लोगों के पास जमीनें हैं। आज भी कुछ कास्ट के पास बहुत जमीनें हैं, कुछ के पास जमीनें नहीं है। तो क्यों नहीं है उनके पास जमीनें? क्या वो मेहनती नहीं है? शायद वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके पास जमीनें क्यों नहीं है? सामाजिक न्याय है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी बातें हैं, उसको समाज में अच्छे से न्यायपूर्ण तरीके से बांटा जाए। और ये अवधारणा बहुत सेंटर पे है। इसके बिना समाज नहीं चल पाता, और कोई भी समाज जहां पे न्याय नहीं है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। तो सामाजिक न्याय के लिए भी आरक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक तबका है जिसके साथ हमेशा बहुत गलत किया गया है, या उनको उतने मौके नहीं मिले, और मौके देने के लिए भी आरक्षण की जरूरत होती है। जब भी हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बातें करते हैं, अगर आरक्षण नहीं होगा तो आपको लगता है कि लोग मौके देंगे? अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके इंटरव्यू की लिस्ट निकाल के देखना। लेटेस्ट में अभी एमपी में एक इंटरव्यू हुआ है, वहां जाके देखना कि वहां पे जो एसटी लोग हैं उनको इंटरव्यू में कितने नंबर मिले हैं। और ये रियलिटी है। मतलब मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, लोग कैसे करते हैं कि जब उनके सामने ऐसे फैक्चुअल चीजें आती हैं तो साइड में देखने लग जाते हैं, नहीं ये तो नहीं होता। आप सबको पता है कि कास्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है बहुत सारे लोगों के। वो केवल टाइटल देख के लोगों को नंबर कम ज्यादा देते हैं। आपके स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है, आपसे बातें करने के लिए भी आपका टाइटल देख के आते हैं, और आप कह रहे हो कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती। तो सामाजिक न्याय के लिए भी आरक्षण की बहुत जरूरत है। ये तो तीन लॉजिक हो गए। अब चौथा लॉजिक आता है मेरिट के ऊपर, कि मेरिट के खिलाफ है आरक्षण। मेरिट के खिलाफ नहीं है। मेरिट क्या होती है? मेरिट अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अब एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में सीसैट का एक पेपर होता है। अब सीसैट का पेपर इसलिए होता है कि एप्टीट्यूड चेक कर पाए। एप्टीट्यूड क्या होता है? लोगों की लर्निंग एबिलिटी है। अब उस एप्टीट्यूड के टेस्ट में जो इंग्लिश के पैसेज हैं टफ देने लग जाएं, और इंग्लिश से चेक करने लग जाएं कि भाई एप्टीट्यूड सही है कि नहीं है, तो खासतौर पे जो सीबीएसई के हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो मेरिटोरियस लगेंगे। जो लोकल लैंग्वेज के बच्चे हैं वो कमतर लगेंगे। तो मेरिट कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है। वहीं पे अगर हिंदी का टेस्ट स्ट्रांग होने लग जाएगा तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो मेरिटोरियस लगेंगे, और जो सीबीएसई वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, वो कमजोर लगेंगे। ये सिंपल सा तरीका है। और इसी तरह से हर जगह पे क्राइटेरिया, एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश और सारी चीजें आती हैं, उससे किसको फायदा होता है? तो मेरिट अपने आप पे बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक ही स्टैंडर्ड से आपने नाप लिया है कि भाई यही चीजें होती हैं और इसी से पता चलता है। मेरिट अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। और एक किताब है माइकल सैंडल की, टायरेनी ऑफ मेरिट करके, वो किताब पढ़ने की कोशिश करना। और मेरिट के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि मेरिट क्यों प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि ये फ्रेटर्निटी को कैंसिल करती है, बंधुत्व को कैंसिल करती है। यार मैं बहुत तेज हूं, तो मैं आप लोगों से बहुत अलग हूं, इसलिए मैं एक आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, आप लोग बहुत कमजोर हैं। तो मेरिट बहुत बार एक जरिया बनती है लोगों को इन्फीरियर दिखाने की। और अगर मेरिट की ही बातें हो रही हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ आप कौन सा तर्क देंगे अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए? जब भारतीय अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो क्या कह रहे थे कि भाई हमारा देश है ये, हमें क्या चाहिए? रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। हमें संसद में बैठना है, हमें तय करना है कि ये देश कैसे चलेगा। तो हमने तो उनके सामने लॉजिक मारा कि नहीं, मेरिट इंपॉर्टेंट नहीं है। अंग्रेज हमसे ज्यादा मेरिटोरियस थे, उनको बहुत सारी चीजें आती थी जो हमको नहीं आती थी। हमारा केवल एक छोटा तबका था जो मेरिटोरियस था, जो लोग काम करते थे।
लेकिन अंग्रेज किसी भी दिन उस वक्त में हमसे बेटर थे। तो हम लोगों ने तो ये लॉजिक नहीं अपनाया, हम लोगों ने कहा हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। तो जब देश आजाद हो गया तो लोकतंत्र का आधार रिप्रेजेंटेशन होता है, मेरिट नहीं होती। देश के जितने भी बड़े लोग चुने जाते हैं वो किस आधार पे चुने जाते हैं? मेरिट के आधार पे, एक रिप्रेजेंटेशन के आधार पे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके पहले एक सिस्टम होता था जिसे हम स्पॉयल सिस्टम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ लेना। आप ज्यादा नहीं बताऊंगा कि इतना पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन सोचो इन चीजों को कि अलग अलग समुदाय के लोग आएंगे तो देश ज्यादा बेहतर बनेगा। और अगर मेरिट आर्ग्यूमेंट है, सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करें, मैंने रिसर्च करा है विमेन लीडरशिप पे, और बहुत सारी रिसर्च हैं जो साबित करती हैं कि अगर महिलाएं प्रशासन में आती हैं तो प्रशासन के तौर तरीके बदल जाते हैं, कुछ इश्यूज पे ज्यादा फोकस होता है। इसका मेरिट से क्या लेना देना है? अगर महिलाएं होंगी, वो ज्यादा प्रेजेंट होंगी, तो महिलाओं के मुद्दों को ज्यादा बेहतर वो रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और ये एक रियलिटी है। उसी तरह से अलग अलग सेक्शंस के लोग जब प्रशासन में होंगे, बाकी जगह होंगे, तो देश ज्यादा बेहतर बनेगा, क्योंकि उनके ओपिनियन आ पाएंगे। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। प्रशासन में मेरिट होगी तो फिर एआई, बहुत बार केवल एआई से कर लो आप काम बहुत सारे, तो मेरिट बहुत स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट नहीं है। और वही लोगों को मैंने देखा है कि जो मेरिट मेरिट बहुत चिल्लाते हैं। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मैं रिसर्च कर रहा था, तो 2019 की बातें हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा, बहुत सारे टीचर्स को देखा, तो मैं रिजर्वेशन पे डिबेट कर रहा था या रिजर्वेशन पे रिसर्च कर रहा था। तो उन लोगों ने बहुत रिजर्वेशन का विरोध करा, उसमें से अलग अलग सेक्शंस के लोग हैं जिन्होंने विरोध करा। लेकिन जैसे ही ईडब्ल्यूएस आया, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा बदले बदले नजर आने लगे। मतलब आपको आरक्षण से भी दिक्कत नहीं है, आपको आरक्षण जो है, जो एससी एसटी और ओबीसी को दिया जा रहा है, केवल उससे दिक्कत है। महिलाओं की जब रिजर्वेशन की बातें होती हैं, उसका बहुत कम अपोजिशन हुआ है। लेकिन जब भी एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन की बातें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिबेट हो जाता है। कोई कहेगा कि भाई इनमें कैटेगराइज करो, कुछ लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को ज्यादा कम फायदा हो रहा है। लेकिन यही डिबेट्स आप ईडब्ल्यूएस में कहाँ लागू करते हैं, या इन चीजों पे लागू क्यों नहीं करते? तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप रिजर्वेशन पे डिबेट करें, एक इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस की पॉलिसी है, अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इंडिया एज ए नेशन को समझना पड़ेगा। और इन बातों को अगर आप समझ लेंगे तो आप रिजर्वेशन पे ज्यादा बेहतर डिबेट कर पाएंगे। ये वीडियो बनाने का गोल ये था कि जो लोग भी रिजर्वेशन यूज करते हैं, उनको डिफेंसिव नहीं होना है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। और इस देश को बनाने के लिए, इस देश को सही देश बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी है, और तब तक जरूरी रहेगी जब तक लोगों के दिमाग में ये है कि उनकी कास्ट ज्यादा बेहतर है, उनकी कास्ट सुपीरियर है, उनकी कास्ट में कुछ बातें हैं जो उनको ज्यादा गौरवान्वित कर दे रही हैं, उनको दम भरने का मौका मिल रहा है। जब तक लोगों के दिमाग में है कि हर इंसान बराबर नहीं है, तो आरक्षण की व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। जिस दिन लोगों को लगेगा कि एक दूसरा इंसान भी इंसान है, उसके पास भी बराबरी का अधिकार है, उसके पास भी सम्मान का अधिकार है, वो भी इस देश का नागरिक है, और उसके पास भी पूरे अधिकार हैं, और उसको भी जीने का, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, उसको भी घोड़ी चढ़ने का अधिकार है, तब जाके आप डिबेट करेंगे कि आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है। फिर आप सर्वे कराइए, फिर आप रिसर्च कराइए, बात अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोगों के माइंड में, मैंने देखा है कि जो लोग रिजर्वेशन का अपोज करते हैं, इतना ज्यादा कैसे आप गाली और ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं तर्कों की जगह पे? कहीं ना कहीं ये पुरानी चीजों को लेके आता है कि जैसे आप पहले से बिहेव करते आए हैं, वैसे अभी भी बिहेव कर रहे हैं। चीजों को बेहतर करना है, देश को बेहतर बनाना है, तो इस तरह के डिबेट में पार्टिसिपेट करो। लेकिन हीट जनरेट करने की जरूरत नहीं। रामचंद्र गुहा करके एक राइटर हैं, वो कहते हैं कि जब भी आरक्षण पे डिबेट होती है, हीट ज्यादा जनरेट होती है, लाइट जनरेट नहीं होती। उसका बड़ा रीजन है कि मैंने भी 2-3 जगह कमेंट करने की कोशिश करी, और वहां पे फिर गाली पड़ती है, वहां पे बातें होती ही नहीं है। आप डिबेट करो कि ज्यादा इफिशियंट कौन सा तरीका हो सकता है, अमेरिका में कौन सा तरीका है, भारत में कौन सा तरीका है। लेकिन वो करने के लिए आपको एक ग्राउंड रूल बनाना पड़ेगा। ग्राउंड रूल पता है क्या है? कि हम सब बराबर हैं। नहीं बोल पाओगे। अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि हम सब बराबर हैं, हम सब एक साथ खाना खा सकते हैं, हम सब आपस में एक दूसरे के घरों में शादियां कर सकते हैं, तो आपका कोई हक नहीं है आरक्षण या इस तरह की कोई भी व्यवस्था का विरोध करने का। पहली कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी है कि आप आरक्षण के खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो ये है कि आप संविधान पे यकीन करते हैं। दूसरा है कि आप बराबरी पे यकीन करते हैं। तीसरा है कि आप तीसरे इंसान को भी इंसान मानते हैं। और चौथा है कि आप खुद जाति प्रथा से ग्रसित नहीं हैं। अगर आपके अंदर खुद कैंसर भरा हुआ है, तब आप उसके इलाज के बारे में बातें ना करें तो बेहतर है। भारत में इनफ लोग हैं जो उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये बातें थी आरक्षण के बारे में, और ये मैंने लाइट मोड में वीडियो बनाया है। अगर कुछ लोगों को तर्क करना है, डिबेट करना है, तो मैं तैयार हूँ। कुछ लोगों को एज ए गेस्ट बुलाना भी आरक्षण के ऊपर, तो मुझे बुला सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो। जय हिंद।